हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स देखो, न्यूक्लियस में कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जो हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लिक एसिड। बायोलॉजिकल सिस्टम में न्यूक्लिक एसिड दो तरह के होते हैं, जिसे हम डीएनए एंड आरएनए कहते हैं। आरएनए, डीएनए मीन्स होता है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, deoxyribose nucleic acid, and RNA is ribose nucleic acid. DNA is deoxyribose nucleic acid, and RNA is ribose nucleic acid. न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए एंड आरएनए का फुल फॉर्म। अब देखिए, हमको इन दोनों को पढ़ना है। इन दोनों को पढ़ने के लिए आप पहले देखो इसमें कंपोजिशन इसका क्या होता है। बोथ द न्यूक्लिक एसिड आर मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज nitrogenous base, nitrogenous base. Second is pentose sugar, pentose sugar, and third is phosphoric acid. डीएनए और आरएनए में ये 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फास्फोरिक एसिड। ये पेंटोज शुगर होता है बीटा डी राइबोस। क्या होता है? बीटा डी राइबोस शुगर। देखिए, बीटा डी राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये 5 मेंबर रिंग बनेगा लाइक दिस, और यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे OH ऊपर होगा क्योंकि ये बीटा डी राइबोस है। दिस इज बीटा डी राइबोस शुगर। बाकी देखो, यहाँ पे OH इसका नीचे होता है, H ऊपर, अगेन OH यहाँ, H यहाँ, फिर H यहाँ। तो दिस इज बीटा डी राइबोस शुगर। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज राइबोस शुगर ना, बीटा डी राइबोस शुगर। बट यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे जब OH को रिमूव कर देते हैं, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 2 से O को रिमूव कर दीजिए ओनली, तो ये स्ट्रक्चर आपको ऐसे ही मिलेगा। ओनली यहाँ पे OH की जगह हो जाएगा H। बाकी सभी ग्रुप को एज यूजुअल वैसे ही छोड़ दीजिए। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम कहते हैं 2-deoxyribose। दिस इज 2-deoxyribose sugar. This is D-ribose and this is beta D, 2-deoxyribose sugar. तो ये होता है डीएनए में। दिस इज कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड दिस इज कंपोनेंट ऑफ आरएनए। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए, फास्फोरिक एसिड दोनों का कंपोनेंट है। आप इसका फार्मूला भी जानते हो, H3PO4। इसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो ये होता है P डबल बॉन्ड O OH। दिस इज H3PO4 फास्फोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। फर्स्ट इज pyrimidine बेस एंड सेकेंड इज प्यूरिन बेस। 2 तरह के बेस हैं। pyrimidine बेस जिसमें ए स्ट्रक्चर, pyrimidine रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये 3 बेसेज होते हैं। यूरासिल में देखिए 6 मेंबर रिंग है, 1 and
5 पोजीशन पे NH ग्रुप है और बाकी 2 and 6 पोजीशन पे C डबल बॉन्ड O है। सेकेंड इज साइटोसिन, दिस इज साइटोसिन। इसमें देखिए सेम वही रिंग जो इसमें यूज हुआ है, चेंज क्या हो रहा है, देखिए कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड O था, यहाँ पे NH2 हो गया और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O ही है। एंड नेक्स्ट इज थायमिन, थायमिन में भी सेम वही रिंग लेकिन दोनों जगह C डबल बॉन्ड O, बट कार्बन नंबर 3 पे CH3 हो गया। मतलब यूरेसिल और थायमिन बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम, ओनली कार्बन नंबर 3 पे CH3 यहाँ पे अटैच नहीं है, यहाँ पे एक साइड चेन बढ़ जा रहा है। देखिए थायमिन ओनली DNA में पाया जाता है, दिस इज फाउंड इन ओनली DNA एंड यूरासिल फाउंड ओनली इन RNA। ये DNA में नहीं पाया जाता है और थायमिन RNA में नहीं पाया जाता है, ये याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट इज प्यूरिन बेस। प्यूरिन बेस हम उसे कहते हैं जिसमें A रिंग पाया जाता है, 6 मेंबर रिंग और उससे साइड में अटैच होता है 5 मेंबर रिंग। इस रिंग स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्यूरिन, और जिसमें A स्ट्रक्चर पाया जाता है उसे हम कहते हैं प्यूरिन बेस। तो इस प्यूरिन बेस को देखिए, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, कार्बन नंबर 6 पे NH2 अटैच है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे NH2 और कार्बन नंबर 6 पे OH। इसे कहते हैं गुआनिन, दिस इज गुआनिन एंड दिस इज एडेनिन। तो सॉरी एडेनिन एंड गुआनिन, दो बेस है यहाँ पे, एडेनिन एंड गुआनिन। ये दोनों प्यूरिन बेस हैं और ये दोनों DNA और RNA दोनों में पाए जाते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, DNA और RNA का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा पहले न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड मीन्स होता है, देखो ये आपने बताया कि 3 कंपोनेंट हैं, तो पहले आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। दोनों कंबाइन करके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड से कंबाइन करता है फास्फोरिक एसिड। तो फास्फोरिक एसिड जब इससे कंबाइन कर लेता है तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड जब कंबाइन कर लेते हैं तो इससे बन जाता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होते हैं इसी को हम DNA और RNA कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए DNA में यूरासिल नहीं ऐड होगा और RNA में थायमिन नहीं ऐड होगा। मतलब जहाँ यूरासिल को अटैच होना था वहाँ थायमिन अटैच हो जाएगा तो DNA बन जाएगा, DNA में जहाँ पे थायमिन अटैच हो रहा है वहाँ यूरासिल अटैच हो जाएगा तो RNA बन जाएगा। इसके अलावा देखिए पेंटोज शुगर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हम, पेंटोज शुगर, दिस इज बीटा डी राइबोस शुगर इन RNA एंड दिस इज बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोस शुगर इन DNA। तो RNA में ए राइबोस शुगर है और DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। दो डिफरेंस आपको याद रखना है, एक RNA में यूरासिल है और DNA में थायमिन है, दूसरा RNA में राइबोस शुगर है और DNA में डीऑक्सीराइबोस शुगर है। बाकी सब सेम है, न्यूक्लियोटाइड ऐसे ही बनेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऐसे ही बनेंगे और दोनों के स्ट्रक्चर भी लगभग एक जैसे होंगे। बस यही दो डिफरेंस है इन दोनों में। अब देखिए हमको समझना है न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन कैसे होता है। न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन मीन्स नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर कैसे कंबाइन करते हैं। तो इसको समझिए, अगर ये पिरिमिडीन बेस है तो पिरिमिडीन बेस पेंटोज शुगर से कैसे कंबाइन करेगा। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, ये दिस इज कार्बन नंबर 1, आप यहाँ पे बनाइए एक अलग मॉलिक्यूल, यहाँ पे आप इसका कार्बन नंबर 1 इंडिकेट कर दीजिए, कार्बन नंबर 1, यहाँ पे OH ग्रुप है, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम रहेगा, इसमें कुछ भी चेंजिंग हमको नहीं करना है। दिस इज राइबोस शुगर,
दिस इज राइबोस शुगर। अगर यहाँ से ऑक्सीजन हटा देंगे तो डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो यहाँ से ऑक्सीजन हटा दीजिए, डीऑक्सी राइबोस शुगर बन गए। देन इसमें कार्बन नंबर 1 पे जो OH है, AOH, इस पिरिमिडीन बेस के कार्बन नंबर N1 पे जो NH है उसके साथ कंडेंस होता है। ये इस NH के साथ कंडेंस हो जाता है और कंडेंस होकर बना देता है एक कंबाइंड मॉलिक्यूल, एक सिंगल मॉलिक्यूल। और इसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं, इस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे न्यूक्लियोटाइड, सॉरी न्यूक्लियोसाइड। यहाँ पे NH2 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल जाएगा H2O। दिस मीन्स ए नाइट्रोजनस बेस इसके कार्बन नंबर 1 से अटैच हो जाएगा, डायरेक्टली अटैच हो जाएगा कार्बन नंबर 1 से। किसके? पेंटोस शुगर के। तो ये जो मॉलिक्यूल बनेगा, इसी मॉलिक्यूल को कहेंगे हम न्यूक्लियोसाइड। दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ यूरासिल। यूरासिल RNA में पाया था, यहाँ पे OH अटैच कर दिया क्योंकि ये जो शुगर है DNA में पाया था। तो ये यूरासिल हो गया। इसको हम क्या कहेंगे? यूरासिल प्लस राइबोज, इसको हम कहेंगे यूरिडिन। इस न्यूक्लियोसाइड का नाम है यूरिडिन। दिस इज यूरिडिन। ऐसे ही जब साइटोसिन और पेंटोस शुगर कंबाइन होंगे तो साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड बनेगा और साइटोसिन के न्यूक्लियोसाइड को कहते हैं हम साइटिडिन। साइटिडिन यहाँ से बनता है साइटिडिन। ऐसे ही थायामिन का न्यूक्लियोसाइड बनता है और थायामिन के न्यूक्लियोसाइड को हम कहते हैं थायमिडिन। थायमिडिन, इससे जो न्यूक्लियोसाइड बनता है थायमिडिन। देखिए आपको याद रखना है, डीन लगता है, तीनों क्लास में क्या लग रहा है? दिन। अब ऐसे यहाँ पे देखेंगे, जब प्यूरिन बेस का पेंटोस शुगर से कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 9 इन्वॉल्व होता है। मतलब इस रिंग को उल्टा बनाना पड़ेगा। देखिए कैसे, इसको हम ऐसे बनाते हैं, कार्बन नंबर 9 यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी मेंबर 9 कार्बन नहीं है, ये नाइट्रोजन है। तो इस रिंग को हम ऐसे बना दिए, यहाँ भी नाइट्रोजन है और यहाँ पे अटैच हम ग्वानिन बनाते हैं, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH और यहाँ पे अटैच हो जाएगा N, देन N के बाद यहाँ से अटैच हो जाएगा NH2, यहाँ पे अगेन N। तो इस N के यहाँ पे अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और यहाँ पे अगेन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे NH। इसके साथ कंबाइन करेगा पेंटोस शुगर। पेंटोस शुगर का कार्बन नंबर 1। तो यहाँ पे बना दीजिए पेंटोस शुगर, ये इसका हो गया कार्बन नंबर 1। ये गुआनिन का कार्बन नंबर 9। पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे जो OH है इसके साथ कंडेंस हो गया। तो यहाँ पे बना लिया ये एक लिंकेज और इस लिंकेज से ये ज्वाइन हो गया। तो इसे हम कहेंगे दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ गुआनिन। इसे कहते हैं गुआनोसिन। गुआनोसिन। देखिए जब प्यूरिन बेस का न्यूक्लियोसाइड बनेगा तो उसके लास्ट में सीन लगेगा, जैसे इससे बनेगा एडिनोसिन। एडिनोसिन। और जब पिरिमिडीन बेस से बनेगा तो इसके लास्ट में डीन ऐड करना आपको। मतलब इससे बन गया यूरिडिन और इससे बन गया साइटिडिन और इससे बन गया पिरिमिडीन। सॉरी, दिस इज थायमिडीन हो जाएगा। दिस इज थायमिडीन। तो थायमिन से थायमिडीन बन जाएगा। मतलब थायमिन से जब पेंटोस शुगर जुड़ जाएगा तो उसे कहेंगे हम थायमिडीन। दैट इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ थायमिन। ऐसे ही साइटोसिन के कार्बन नंबर 1 से जब पेंटोस शुगर जुड़ेगा तो इसे हम कहेंगे साइटिडिन और ये साइटोसिन का न्यूक्लियोसाइड होगा। ऐसे ही हम यूरासिल के साथ जब कार्बन नंबर 1 से पेंटोस शुगर ऐड हो जाएगा तो इसे हम कहेंगे यूरिडिन। तो इसे हम कहेंगे यूरिडिन और ये जो यूरिडिन है दिस इज न्यूक्लियोसाइड ऑफ यूरासिल। ऐसे आप देखिए जब एडेनिन के कार्बन नंबर 9 से पेंटोस शुगर ऐड होगा लाइक दिस, तब इसे हम कहेंगे एडिनोसिन
और जब ग्वानिन से अटैच होगा तो ग्वानोसिन। तो इसमें सीन लगता है लास्ट में, किसमें, प्यूरिन बेस में के न्यूक्लियोसाइड में, और पिरिमिडिन बेस के न्यूक्लियोसाइड में लास्ट में ऐड करना होता है हमको डीन। अब देखिए ये आपका न्यूक्लियोसाइड हो गया। न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, जो पेंटोज शुगर है, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, कार्बन नंबर 5 से जो OH अटैच है, इस OH से अटैच हो जाता है फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है डबल बॉन्ड O OH OH OH, H3PO4 होता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से निकल जाता है H2O और ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। दिस इज न्यूक्लियोटाइड। देन अब देखिए यहाँ पे जो ये OH है, ये नेक्स्ट पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 से अटैच हो जाता है। पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 से, देखिए कैसे, ये आपका कार्बन नंबर 1 2 3 4 है, यहाँ पे OH है, H OH H OH H H CH2OH, दिस इज कार्बन नंबर 5। यहाँ से H2O रिमूव होता है और यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाता है और कार्बन नंबर 3 से अटैच हो गया ये फास्फोरिक एसिड। अब इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से फिर से नाइट्रोजनस बेस अटैच होगा, वो प्यूरिन भी हो सकता है, पिरिमिडिन बेस भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे बेस, अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, ये बेस अटैच हो रहा है कहाँ से, कार्बन नंबर 1 से, C1 से। फिर यहाँ पे है पेंटोज शुगर, दिस इज पेंटोज शुगर, और इसके कार्बन नंबर 3 से अटैच हो रहा है फास्फोरिक एसिड। कार्बन नंबर 5 से भी अटैच हो रहा है फास्फोरिक एसिड। देन कार्बन नंबर, जो फास्फोरिक एसिड यहाँ कार्बन नंबर 3 से अटैच हुआ, ये अगेन पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 से अटैच होगा। फिर एक कार्बन नंबर 3 दूसरे फास्फोरिक एसिड से अटैच होगा, फिर ये फास्फोरिक एसिड पेंटोज शुगर के दूसरे कार्बन नंबर 5 से अटैच हो जाएगा। तो ये लास्ट में 3 अगेन ये बढ़ता चला जाएगा। मतलब जो नीचे वाला एंड है इसे हम कहते हैं 3 एंड, और जो ऊपर वाला एंड है इसे हम कहते हैं 5 एंड। मतलब पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 5 वाला एंड ऊपर है, कार्बन नंबर 3 वाला एंड नीचे। अब देखिए इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से नाइट्रोजनस बेस अटैच हैं, नाइट्रोजनस बेस अटैच हैं लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये जो न्यूक्लियोटाइड बना, ये मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड ऐसे जुड़ जाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अभी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, मोर देन 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड की कॉइलिंग हो जाती है। देखो अगर ये स्ट्रक्चर देखें तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अगर यूरासिल यूज हुआ है और थायमिन यूज नहीं हुआ है, और इसमें जो बेस है दिस इज राइबोज शुगर, तो इसको हम कहेंगे RNA, तब इसे कहेंगे हम RNA। लेकिन अगर इसमें यूरासिल नहीं यूज होता, ओनली थायमिन यूज होता, और मतलब यूरासिल की जगह थायमिन होता, बाकी सब यूज होते हैं, तो ये साइटोसिन, थायमिन, एडेनिन एंड गुआनिन चारों बेस यूज होते, और डीऑक्सीराइबोज शुगर यूज होता, तो इसको हम कहते हैं DNA, तब इसे हम DNA कहते हैं। स्ट्रक्चर सेम होता है, ओनली शुगर के कार्बन नंबर 2 पे डिफरेंस होता है OH का, और जो बेस पेयर हैं इसमें यूरासिल नहीं होता DNA में, और RNA में थायमिन नहीं होता, बस इतना ही डिफरेंस होता है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया DNA और RNA का। तो RNA की तो फिर कॉइलिंग हो जाती है, सिंगल स्ट्रैंड, मतलब एक लॉन्ग चेन बनता है और ये आपस में कॉइलिंग कर लेता है, तो ये RNA बन जाता है। मतलब RNA उसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में। और अगर हम DNA की बात करें तो DNA की डबल हेलिकल मॉडल बनती है। डबल हेलिकल मॉडल मतलब देखिए क्या होता है इसमें। डबल हेलिकल मॉडल में जैसे इसका 3 एंड नीचे है और 5 एंड ऊपर, ऐसे ही एक और रिंग इसके पैरेलल आता है जिसका 3 एंड ऊपर होगा
और 5 इन नीचे। इसको हम 3 5 कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे 3 5 दो चेन पैरेलल आएंगे, तो यहाँ पे 5 इन नीचे होगा, और मतलब इसी चेन को ऐसे कर दीजिए, तो 3 इन इधर आ गया, बेस बीच में आएगा। ये आपका हो गया बेस, और बेस कहाँ से अटैच है? कार्बन नंबर 1 से। और ये हो गया आपका शुगर, शुगर के कार्बन नंबर 3 से अटैच है फास्फोरिक एसिड, और कार्बन नंबर 5 से अगेन फास्फोरिक एसिड। फिर यहाँ पे ये शुगर का मॉलिक्यूल, शुगर के कार्बन नंबर 1 से अटैच है बेस। फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 3 से ये हो गया, कार्बन नंबर 5 से फास्फोरिक एसिड। फिर फास्फोरिक एसिड नेक्स्ट शुगर के कार्बन नंबर 3 से अटैच है, फिर कार्बन नंबर 1 से अटैच है बेस, और कार्बन नंबर 5 से अगेन अटैच है नेक्स्ट फास्फोरिक एसिड। तो इस तरह का एक और चेन इसके पहले आ जाएगा। अब देखिए जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं इनके बीच में पाई बॉन्ड बन जाता है, और ये दोनों चेन एक साथ कॉइलिंग कर लेते हैं, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बन के आता है। इसे हम कहते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है। क्लियर? अब देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए है, इसमें एडेनिन का हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है थायमिन के साथ, और साइटोसिन का हाइड्रोजन बॉन्ड होता है गुआनिन के साथ। साइटोसिन विथ गुआनिन एंड एडेनिन विथ थायमिन, एडेनिन का थायमिन के साथ। देखो साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब देखिए यहाँ पे एडेनिन, अगर एडेनिन और थायमिन है तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मतलब ऐसे ये पूरा चेन कंडेंस करके हमने लिख दिया। ये बस नाइट्रोजनस बेस, यहाँ पे एडेनिन है और यहाँ पे थायमिन है, तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी ऐसे। और अगर यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन है, तो यहाँ पे गुआनिन और साइटोसिन है, तो इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से एक कॉइलिंग कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे गुआनिन को G लिखेंगे और साइटोसिन को C, और इसके बीच में हम दिखाएंगे 3 डॉटेड लाइन, मतलब 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एडेनिन और थायमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे एडेनिन और थायमिन आपस में जुड़ जाएंगे, गुआनिन और साइटोसिन आपस में जुड़ जाएंगे, और ये पूरा कॉइल ऐसे बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये होती है 34 एंगस्ट्रॉम। ये जो थिकनेस होती है ये होती है 20 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे 34 एंगस्ट्रॉम है, और एक बेस पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर। और जहाँ भी गुआनिन साइटोसिन से अटैच होगा ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और एडेनिन थायमिन से या थायमिन एडेनिन से अटैच होगा तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। दिस इज वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डबल हेलिकल डीएनए। तो दीज आर ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है और ये कॉइलिंग कर लेता है। जैसे मान लो ये ऐसे कॉइलिंग कर सकता है या ऐसे कर सकता है, कैसे भी कॉइलिंग हो सकती है इसकी, सिंगल स्ट्रैंड होती है और ये कॉइलिंग कर लेता है, इसे हम कहते हैं आरएनए। तो आई होप आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए न्यूक्लियस में होता है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसे को हम कहते हैं हेरिडिटरी मटेरियल। मतलब डीएनए के फॉर्म में ही जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर होते हैं। दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। देखो डीएनए में रेप्लिकेशन भी होता है और ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी होता है। रेप्लिकेशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ डीएनए। जैसे हमने आपको बताया कि ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस। तो अगर ये दोनों के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो जाए और ये अलग अलग हो जाए यहाँ से, तो फिर ये इसके ऊपर ऑटोमेटिक सेकेंड स्ट्रैंड, जो स्ट्रैंड यहाँ पे था उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी और इसके ऊपर भी सेकेंड स्ट्रैंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये ऑटोमेटिकली जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। आरएनए में नहीं होता। अगर आरएनए का कोई कॉइलिंग ऐसे है और इसको हम अलग कर दें तो इसकी रेप्लिकेशन नहीं होती है, बट डीएनए की रेप्लिकेशन हो जाती है। डीएनए खुद ही अपनी कॉपी का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
नेक्स्ट देखिए, डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल का ट्रांसफर करता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक्चुअल में होता क्या है, जब सेल डिवीजन होता है तब इसकी रेप्लिकेशन की आवश्यकता होती है। जैसे एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस में डीएनए है, तो जब ये सेल दो डॉटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में जितने क्रोमोसोम यहाँ न्यूक्लियस में, जितने डीएनए यहाँ पे हैं उतने डीएनए यहाँ पे भी होंगे। तो ये डीएनए बनता कैसे, बाई रेप्लिकेशन। एक डीएनए की जो कॉइलिंग है अलग हो जाती है और अलग होकर अपना कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सिंथेसिस कर लेती है, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ डीएनए फिर से आ जाते हैं। तो इसी को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, जबकि आरएनए में ऐसा नहीं होता। डीएनए का फंक्शन है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर और आरएनए का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। फंक्शन ऑफ आरएनए इज प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब जो भी हमारे बॉडी में प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन करता है आरएनए। देखो आरएनए 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, mRNA, tRNA एंड rRNA। देखिए mRNA को कहते हैं मैसेंजर आरएनए। ये न्यूक्लियस में डीएनए के ऊपर इसका सिंथेसिस होता है और ये यहाँ से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये जो डीएनए में कोडेड इन्फॉर्मेशन होता है उस इन्फॉर्मेशन को लेके आता है यहाँ पे बाहर साइटोप्लाज्म में। और राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, ये जो मैसेंजर आरएनए यहाँ से बाहर आया इसको सरफेस एरिया देता है रिएक्ट करने के लिए, ये इसके सरफेस पे आके एडजॉर्ब हो जाता है। देन आफ्टर ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, पूरे साइटोप्लाज्म में से न्यूक्लिक एसिड को पकड़ के ले आता है और इसके सरफेस पे आके रिलीज करता है। और यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं लाइगेज जो इन सभी न्यूक्लिक एसिड को आपस में ज्वाइन कर देते हैं, प्रोटीन बन जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में तीनों आरएनए का रोल होता है। तो सिंपल वे में आप कह सकते हो आरएनए इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का मेन फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। और डीएनए क्या करता है, जब सेल डिवीजन होता है तो ये डीएनए सेल में चला जाता है और इस तरह से गैमेट सेल में भी चला जाता है और गैमेट सेल में जो भी इंफॉर्मेशन पेरेंट सेल के होते हैं उसको ट्रांसफर करता है और इस तरह से ये हेरिडिटरी मटेरियल का काम करता है, हेरिडिटरी मटेरियल की तरह से फंक्शन करता है। इस डीएनए का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे डीएनए का प्रॉपर्टी होता है रेप्लिकेट करना। तो मतलब जितने भी सेल हैं सभी सेल में डीएनए होता है, पूरे बॉडी के सेल में, और सभी डीएनए एक जैसे होते हैं। तो अगर हमको कहीं किसी भी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट से करते हैं। फिंगरप्रिंट में जो लाइंस होते हैं ये मैच नहीं करते, एक पर्सन का फिंगरप्रिंट दूसरे पर्सन से मैच नहीं करता, इसलिए हम इसको यूनिक आइडेंटिटी की तरह से ट्रीट करते हैं। ऐसे ही एक पर्सन की डीएनए दूसरे पर्सन के डीएनए से मैच नहीं करता, मतलब डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस का सीक्वेंस है वो दूसरे पर्सन के नाइट्रोजनस बेस के सीक्वेंस से मैच नहीं करेगा। इसलिए डीएनए का जो रेप्लिकेटेड कॉपी होता है, जैसे मान लीजिए किसी का डीएनए हमको मिल गया इतना बड़ा फ्रेगमेंट, तो इसके ऊपर हम रेप्लिकेशन करके इसका कॉपी बना सकते हैं और इसकी जो कॉपी होगी वो उसी पर्सन से मैच करेगी जिसका ये डीएनए होगा या जिसके पेरेंट का ये डीएनए होगा, दूसरे पर्सन से मैच नहीं करेगा। तो इसी टेक्निक को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मतलब डीएनए का कोई भी सेगमेंट होता है तो उस सेगमेंट के ऊपर हम रेप्लिकेशन करके आर्टिफिशियली, मतलब ऐसा मीडियम प्रोवाइड करते हैं जिससे उसका ऊपर रेप्लिकेशन हो जाए एंजाइम के प्रेजेंस में, और ये जो रेप्लिकेशन के बाद कॉपी मिलती है इसी कॉपी को फिंगरप्रिंट कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट। और इसको हम मैच करते हैं किसी भी पर्सन के डीएनए से, तो ये उसी पर्सन के डीएनए से मैच करता है जिसका ये मेन डीएनए सेगमेंट था जिस पे रेप्लिकेशन किया गया। तो इसी को हम कहते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से किसी पेरेंट को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका यूज हम करते हैं पेरेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके अलावा देखिए डेड बॉडी अगर है किसी एक्सीडेंट का तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया और डेड बॉडी पहचान में नहीं आ रही है तो उस एक्सीडेंट में जो ब्लीडिंग हुई है, जो पर्सन है, उनका डीएनए निकालेंगे और डीएनए का फिंगरप्रिंटिंग ले लेंगे। ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उसी के ब्लड रिलेशन जिससे होंगे उससे मैच करेगा, क्योंकि सेम डीएनए का ट्रांसफर डॉटर में भी होता है, सन में भी होता है। तो ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मिलेगा वो उसके
सन या डॉटर से मैच करेगा या फादर से मैच करेगा, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डेड बॉडी किसकी है। तो ऐसे कि एक्सीडेंट में डेड बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को। इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ पैटर्निटी को डिटरमाइन करने के लिए भी यूज किया जाता है। अगर दो लोग क्लेम करते हैं कि ये मेरा बेटा या मेरा बेटी है, तो उस कंडीशन में रियल पेरेंट कौन है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का टेक्निक यूज करते हैं। इसके अलावा अगर किसी क्राइम प्लेस पे किसी क्रिमिनल का डीएनए फ्रेगमेंट मिल जाता है, जो उसके हेयर से या उसके ब्लड से या उसके स्किन के फ्रैक्शन से, तो उस क्रिमिनल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक का यूज करते हैं।